नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला पॉइंट है गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दालाल क्रिएटिव हिंदी हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। का जो प्रथम संस्करण है उसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में, और उसका जो दूसरा संस्करण है उसका प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द ताशी ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का जो कार्य है सबसे पहले हुआ था फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इस ग्रंथ को लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा या प्रमुख ग्रंथ या युग प्रवृत्ति में से कौन सा है? युग प्रवृत्ति होगा। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। देखते हैं अगला पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, यह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो हो जाएगी विधेयवादी पद्धति। अगला पॉइंट है शिव सिंह सरोज, यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा। इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला पॉइंट है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस ग्रंथ के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था 4 भाग में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ है 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी, सूर देव, इन्हें शामिल किया गया है व्रत रई में। बिहारी भूषण केशव, इन्हें शामिल किया गया मध्य त्रयी में। मतिराम चंद्रवरदाई हरिश्चंद्र या भारतीय हरिश्चंद्र, इनको शामिल किया गया लघु त्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक।
अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। अगला पॉइंट काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर सिंह कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन इसे लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह इसे लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य इस ग्रंथ को लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इस ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका इस ग्रंथ को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास इस ग्रंथ को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ को लिखा ब्रिज रत्न दास ने। अगला पॉइंट है प्रेम सागर रचना इसे लिखा लल्लू लाल ने। रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इस रचना को लिखा है इंसा अल्लाह खान ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता आज इसे कोलकाता कहा जाता है में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी कौन थे? सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान इसे चंद्रावती कहा जाता है और इसे लिखा है सदल मिश्र ने। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुख लाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। राजा देव के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे। ढोला मारूया देवा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। ढोला मारूया देवा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। रत्नाकर जोकम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को संध काल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य के आदि काल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आदि काल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को कहा है सिद्ध सामंत काल।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। अगला पॉइंट है गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल की। अगला पॉइंट है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। अगला पॉइंट है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता है शालभद्र सूरी। ढोला मारूरा दोहा, इसका समय 11वीं शताब्दी और यह लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अपहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अपहट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शिक्षा। अगला पॉइंट है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरहपा। अगला पॉइंट है सिद्ध परंपरा की योगिनियां है मणिभद्रपा यानी मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। इनके अन्य नाम है सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। सरहपा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला पॉइंट है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा यानी सरहपाद। सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा यानी सरहपाद। पुष या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा यानी नारोपा से पूरी हुई। अगला पॉइंट है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छिड़कर निकला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपा यानी सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। पौमचरी के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है पौमचरी में। भविष्यत कहा, इसे भविष्यत कथा भी कहा जाता है और इस ग्रंथ को लिखा है धनपाल ने। यह लौकिक चरित काव्य है। अपभ्रंश का भभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार या अड़य कुमार चरित या यशोधर चरित, जसहर चरित। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी यानी खलिक बारी,
पहेलियां, मुकरिया, गजल, दो सखुने दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल बेल या राउर बेल यह रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है, शिलांकित कृति है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। राउल बेल या राउर बेल कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। सिद्ध 84 है तथा नाथों की संख्या है 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यतः है डिंगल पिंगल। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो या नरपत नाल द्वारा लिखा गया है में प्रयोग की गई है दे शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो या प्रेम काव्य यानी श्रृंगार काव्य है। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। यह लिखा गया बीसल देव रासो में। राजमती से रूठकर बीसल देव कहा जाता है उड़ीसा को। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को तथा महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकार बीसल देव रासो यह लिखा गया नरपत नाल द्वारा। पृथ्वीराज रासो इसे लिखा है चंद्रबरदाई ने। परमाल रासो इसे लिखा है जगनिक ने। कुमार रासो यह लिखा गया है दलपति विजय द्वारा। वर्ण रचनाकर इसे लिखा है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है जो इंद ने। संदेश रासक आलखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है। विद्यापति आदिकालीन कवि है और जिनकी रचना पदावली है वो आदिकालीन रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं यह है विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अबहट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्त पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा यह उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। विद्यापति आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि के पंथी साधकों में शामिल है। जलंधरी राव
भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, यानी दोनों का योग, हा और ठा का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या यानी संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्याया योग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग भक्त काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट है नामदेव को माना जाता है शुरू करते हैं आज की क्लास। महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट है नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंब यानी कंबन ने रचना की है रामायण, कंब रामायण की। अगला पॉइंट है बांग्ला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने, कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। देखते हैं अगला पॉइंट। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी, सनकाद संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्क आचार्य, रामावत संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में। आरती की जय हनुमान लला की। हनुमान जी की आरती, इसके रचयिता है रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास परिहारी ने। उत्तर भारत का उत्तरार्ध कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्त काल का प्रारंभ हुआ है दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही क्रम है कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रिज भाषा। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास।
नागादास कृत अष्टयाम की भाषा है। ब्रज यानी अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी दो रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नागादास। नागादास के गुरु हैं अग्रदास। आज हम लोग भक्त काल के अंतर्गत संत काव्य तथा सूफी काव्य नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे सुंदर दास। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगवधु। यह दादू दयाल की वाणी के संकलन है। हरडे वाणी का संकलन किया है संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगवधु का संकलन किया है रज्जब ने। कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्त को कहा है मलूक दास ने। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया है? कबीर दास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित है कबीर दास से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गए हैं कबीर परचयी से। कबीर परचयी के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर वचन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह जिन ब्रह्म विचार। यह कथन है कबीर दास का। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस है शांत रस। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर की वाणियों यानी वाणी का संग्रह विजय कहलाता है और इसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। चंदायन इसके ग्रंथकार हैं मुल्ला दाऊद और इसका समय है 1379 ईस्वी। मृगावती इसे लिखा है कुतुबन ने। इसका समय है 1503 ईस्वी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती इसे लिखा है मंजन ने और इस ग्रंथ का समय है 1945 ईस्वी।
पद्मावत इसे लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने और इसका समय है 1540 ईस्वी। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। इसे लिखा है शेख निसार ने। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समायोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? अल-हिलाज मंसूर। इनका दूसरा नाम है मंसूर अल्लाज। बोलना मत। उदद आई ते बंधन की ना, इति दस मात अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को। और यह लिखी गई है कुतुबन द्वारा। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं हैं। शरीयत, इसे आचरण कहते हैं, तरीकत, उपासना, मारिफत, सिद्धावस्था, हकीकत, सत्यबोध। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलू उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है। कहरनामा यह रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्र रेखा के रचनाकार हैं जायसी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पद्मावत यह एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। यह महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंडवस्ता। पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत एक रूपक काव्य भी है। पद्मावत के रूपकत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक, सुआ हीरामन गुरु का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासु तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।